नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप चाहे कभी के भी रिटायरी हो, 1970 के हो, 80 के हो, 95 के हो, 2006 के हो, 2025 के ही क्यों ना हो, क्या आपको मिलिट्री सर्विस पे बढ़ोतरी होने से फायदा मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। कैसे मिलेगा? चाहे आप बहुत पुराने रिटायरी हो, आपको भी फायदा मिल सकता है। कैसे मिलेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ, क्या स्पर्श अब डिफेंस पेंशनर का पेंशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? क्या सही पेंशनर्स को पेंशन भुगतान करना स्पर्श के लिए मुश्किल हो गया है? इसके बारे में भी आगे बकायदा डॉक्यूमेंट के बेस पर जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो वैश्विक परिवेश हैं, उन परिवेशों को देखते हुए एक बात तो क्लियर हो जाता है दोस्तों कि आपको अगर सर्वाइवल करना है, आपको अगर इस दुनिया में रहना है, इज्जत से रहना है, तो आपको टेक्नोलॉजिकली साउंड होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के लिए आपको बढ़त हासिल करनी पड़ेगी। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर भारत सरकार चाहे तो जिन भी लोगों को एमएससीपी या एससीपी लागू है नहीं मिला है, उनको इकट्ठा दे सकती है। जी हां, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं। आगे रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा के इस विषय को भी समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देख रहे हैं। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनको बोल रहा हूं जो आज भी चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियो देख रहे हैं। तो आप भी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियोस देख रहे हैं, तो आप आगे आने वाले समय में नुकसान में रहने वाले हैं, क्योंकि आपको आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई जानकारी हो या आपकी फायदेमंद जानकारी सैनिक पाठशाला से ही सटीक और पहले मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आगे वीडियोस कंटिन्यू रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के वीडियो के कंटेंट की ओर, जिसमें सबसे पहला कंटेंट आप देख पा रहे हैं कि वैश्विक परिवेश में ताकत ही सब कुछ है। आईएनएस नीलगिरी की आप सबको बधाई। जी हां दोस्तों, अभी जो वैश्विक परिवेश है, चाहे आप रशिया यूक्रेन को देख लें, चाहे आप इजराइल ईरान या उसमें अमेरिका का कूदना देख लें, चाहे हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर को देख लें, अगर आप ताकतवर हैं तो आपका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यह दिखा दिया कि भारत ताकतवर है, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो ऐसे में भारत का अपर हैंड कैसे रहा? क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मजबूत रहा। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है उसने बहुत अच्छा काम किया, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया, और भारत के जवानों का जो हौसला था, जिससे भारत ने सटीक हमला करके अपना बढ़त हासिल किया दोस्तों। तो ऐसे ही अगर आप पूरे वैश्विक परिवेश को देखते हैं तो सबसे बड़ा ताकत यही दिखाई दे रहा है कि आपका टेक्नोलॉजी आपके देश के अंदर का होना चाहिए, आपका टेक्नोलॉजी सबसे मजबूत होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं इजराइल को भी अमेरिका की मदद मांगनी पड़ी। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, इनसे यही पता चलता है कि अब टेक्निकली आपके अंदर ही काबिल होंगे, तभी जाकर के आपका देश मजबूत होगा। तो इसमें एक खुशखबरी है, सबके लिए मुबारकबाद है। जी हां, भारत में निर्मित आईएनएस नीलगिरी को अब नेवल हेडक्वार्टर के ईस्टर्न कमांड को सौंप दिया गया है, जिसको मुंबई में बनाया गया था। भारत के अंदर ही बनाया गया आईएनएस युद्धपोत, जिसको अब विशाखापट्टनम में ईस्टर्न कमांड को सौंप दिया गया है। अब इस जो युद्धपोत है, इसका जो आदर्श वाक्य है, अदृश्य एवं अजेय शौर्यम, यानी कि ये अदृश्य भी हो सकता है, ये गायब भी हो सकता है, और इसका शौर्य, इसका ताकत बहुत ज्यादा है, अजेय है, इसको जीता नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के खुद के देश में इंडिजीनियस ये आईएनएस है, जिसको एक ऐसे काम के लिए, ऐसे रोल के लिए तैयार किया गया जो एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है ये आईएनएस। तो बहुत बड़ी बात है कि भारत के अंदर निर्मित एक ऐसा आईएनएस अब भारतीय नेवी को मिल चुका है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ की बात है कि भारत भी अभी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। अपने अंदर ही ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसी काबिलियत विकसित हो रहे हैं कि हम अपने देश के अंदर बड़े बड़े इस तरीके के हथियार, इस तरीके के इक्विपमेंट बना पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भारत को वैश्विक परिवेश में एक मजबूत देश के रूप पर खड़ा होने में मददगार हो सकता है। इसके लिए आप सभी को बधाई हो आईएनएस नीलगिरी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एसीपी एमएससीपी सबको मिल सकता है। रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड ऑफ ऑफिसर स्क्रीनिंग बोर्ड, जी हां दोस्तों एसीपी एमएससीपी लागू होने के लिए जब रिकॉर्ड ऑफिस कार्रवाई शुरू करता है तो सबसे पहले करता है स्क्रीनिंग बोर्ड, उसके बाद पार्ट 2 ऑर्डर। चलिए एक लेटर जारी हुआ है, उस लेटर को देख के समझते हैं।
दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को ये एक जवाब दिया है, एमएससीपी से रिलेटेड ये जवाब है। अब इस जवाब में पहले समझ लेते हैं रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को क्या कहा, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हर पेंशनर को एसीपी या एमएससीपी दिया जा सकता है। अब देखिए इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा कहा गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट योर नेम हैज बीन प्लेस्ड इन स्क्रीनिंग बोर्ड फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी 3 with effect from 31 December 2019 and core order would be published after finalization of board. On publication of core order, the same will be forwarded to PAOR ASC South for audit and subsequently it will be dispatched to PCDAP Prayagraj for notification of EPPO. Further, the average duration taken for notifying of EPPO by PCDAP Allahabad is 2 to 3 months from processing of documents. यानी कि पेंशनर को यह कहा गया है कि आपका एमएससीपी 3 का प्रोसेस चल रहा है, बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठा हुआ है, जैसे ही बोर्ड में फाइनलाइज हो जाएगा आपका कोर ऑर्डर यानी कि पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कर दिया जाएगा, पीओआर भेजा जाएगा। उसके बाद जब हम आपके डॉक्यूमेंट को पीसीडीए भेजेंगे उसके बाद 2 से 3 महीना समय लगेगा आपका ईपीपीओ निकलने में, यानी कि कोरिजेंडम पीपीओ निकलने में। तो यहां पर रिकॉर्ड ऑफिस ने जो जानकारी पेंशनर को दी है कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर चल रहा है, यानी कि कोई ऐसा बोर्ड बैठा है जो पेंशनर को एमएससीपी लागू है या नहीं लागू है उसको चेक कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको आज के डेट में भी एमएससीपी हो या एसीपी हो, 2006 से पुराने पेंशनर्स को एसीपी भी लागू है, तो उनमें से एसीपी हो या एमएससीपी हो लागू होते हुए भी नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं। उनमें से जो लोग इस तरीके से अपना केस टेकअप कर रहे हैं उनका तो रिकॉर्ड ऑफिस भी बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठा करके काम कर रहा है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है, जो गुमनाम है, जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है एसीपी एमएससीपी के बारे में, उनको लागू होते हुए भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कितने सारे पेंशनर हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जितनी संस्थाएं हैं उनको भी सामने आना चाहिए, कम से कम सरकार के ऊपर, कम से कम अथॉरिटीज के ऊपर यह दबाव बनाना चाहिए कि जिनको लागू है कम से कम उनका तो चेक किया जाए। हर रिकॉर्ड ऑफिस में एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर बिठाया जाए और जो भी उस दायरे में है, उस ड्यूरेशन में रिटायर हुए हैं, उनका सभी का डॉक्यूमेंट चेक किया जाए। किसी को अगर एसीपी या एमएससीपी लागू होते हुए नहीं मिला है तो उनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया जाए। कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है और इसको लेकर के हमारी संस्थाओं को प्रेशर बनाना पड़ेगा, अपने एजेंडे पॉइंट में इस मुद्दे को डालना पड़ेगा कि जिनको भी लागू है उनको भी नहीं मिला है, कम से कम उनको देने के लिए कार्रवाई किया जाए। लेटर्स तो उनके लिए जारी हो रहे हैं जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिनको पता चल रहा है, जिनको पता ही नहीं चल रहा है वो तो अभी भी सोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्थाएं हैं या भारत सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी के भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, रिकॉर्ड ऑफिसेस हैं, उनको ये चाहिए कि अपने आप बोर्ड ऑफ ऑफिसर गठित कर दे ताकि जिनको लागू है, नहीं मिला है, उनको दिया जा सके इस तरीके के फायदे, एमएससीपी एसीपी। इससे बहुत ज्यादा बोझ सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एलिजिबल लोग हैं, जो अपने अधिकार से वंचित हैं, उनको कम से कम अपना सही पेंशन मिल पाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं उनको भी इन मुद्दों को उठाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इक्वल एमएसपी का फायदा सबको, चाहे आप 1970, 1980, 1995, 2002, 2015, 2025 कभी के भी रिटायरी हो, सबको मिलेगा इक्वल एमएसपी का फायदा। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है दिल्ली हाईकोर्ट ने इक्वल एमएसपी के केस को खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया है कि आपका इक्वल एमएसपी पे कमीशन में डिस्कस हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अमूमन हमने देखा है जब भी इस तरीके से बड़े फाइनेंशियल इंप्लीकेशन वाले केस आते हैं तो कोर्ट अपने आप को इन विषयों से साइड कर लेती है। चाहे ओआरओपी का मुद्दा 2016 का केस आप देख लीजिए, कोर्ट ने उससे भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी अपने आप को साइड कर लिया था। तो ऐसे में जहां पर यह दिखाई देता है कि अगर उस जजमेंट को देने की वजह से बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होने वाला है तो कोर्ट इन चीजों से अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच लेती है। लेकिन ऐसे में माननीय कोर्ट के हाथ में यह जरूर था कि कोर्ट उसको बिल्कुल खारिज कर दे, आपको नहीं मिल सकता इक्वल एमएसपी ये कह दे। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि एक नायक या एक सिपाही को एक अधिकारी के बराबर एमएसपी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसको डिसाइड करने का जो अधिकार है वो पे कमीशन जैसे बॉडी के पास है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में इक्वल एमएसपी को लेकर चर्चा जरूर होगी और ये हमारी संस्थाओं द्वारा इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। तो ऐसे में खुदा ना खास्ता इक्वल एमएसपी अगर हो जाता है, चाहे हमारा एमएसपी एमएनएस के बराबर हो, चाहे अधिकारियों के बराबर हो, अगर एमएसपी को बढ़ोतरी कर दिया जाता है तो सभी पेंशनर्स को होगा फायदा। कैसे फायदा होगा? कुछ बोलेंगे कि एमएसपी तो जो सर्विस में उनको मिलता है,
तो जो रिटायर हो गए या जो पुराने रिटायरी हैं, जो जैसे मैं 2022 का रिटायर हूं, मुझे कैसे फायदा होगा? क्योंकि मुझे तो मेरा बेसिक पेंशन और उसके ऊपर डीए जो मिलता है वही मिलता है। लेकिन दोस्तों आगे जैसे ही एमएसपी इक्वल होगा, उसके बाद जितने भी लोग रिटायर होंगे उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगा, इक्वल एमएसपी की वजह से बढ़ोतरी हो जाएगा। और आने वाले समय में जब ओआरओपी 4 आएगा, 2029 में आएगा, तो उस समय में 2028 में जितने भी रिटायर हुए हैं उनका पेंशन में से एवरेज निकाला जाएगा, जिस वजह से उनको इक्वल एमएसपी मिला हुआ होने की वजह से एवरेज पेंशन ज्यादा निकलेगा और पुराने पेंशनर्स को उनके बराबर लाया जाएगा। इस वजह से उनको भी होगा फायदा जो पुराने रिटायरी हैं, कभी के भी रिटायरी हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि 8वां पे कमीशन में इक्वल एमएसपी को जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिए और पे कमीशन को इक्वल एमएसपी के ऊपर पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हो सकता है। इसलिए 8वां पे कमीशन जैसे गठित होता है, इक्वल एमएसपी के मुद्दे को लेकर के सभी को हो हल्ला करना पड़ेगा, सभी को इस मुद्दे को सामने रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श में बड़े बदलाव की जरूरत, एज इज बेसिस का बहाना लगाकर कम पेंशन दे रहा है स्पर्श। जी हां दोस्तों, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि स्पर्श ने अभी भी ओआरओपी के हिसाब से पेंशनर का पेंशन नहीं बढ़ाया। जब पेंशनर गुहार लगाते हैं, ग्रीवेंस डालते हैं, तो उनको यह जवाब दे देते हैं कि एज इज बेसिस, यानी कि आपको सीपीपीसी से जितना मिल रहा था उसी हिसाब से आपका माइग्रेशन हो गया, आगे हम उसको सुधार देंगे। और अभी तक सुधार भी नहीं है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। पीसीडीए का ये लेटर है जो पेंशनर को दिया गया है, और पेंशनर जब बाई हैंड खुद गए थे अपना काम कराने के लिए, ओआरओपी 3 का रिवीजन कराने के लिए पीसीडीए में गए थे इलाहाबाद में, तब ये लेटर उनको पकड़ा दिया गया है। और इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो चौंकेंगे। आप देखिए रेफरेंस, योर एप्लीकेशन थ्रू गेट पास नंबर 20 डेटेड 18 दिसंबर 2024, यानी कि 18 दिसंबर 2024 को पेंशनर खुद गए थे पीसीडीए में, क्योंकि गेट पास उनका बना हुआ था। आप देखिए क्या जवाब दिया गया है, उस टाइम में ये जवाब दिया गया था उनको, विथ रेफरेंस टू योर ग्रीवेंस इट इज इंटीमेटेड दैट योर डाटा हैव बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श इन अगस्त 2023 on as is basis, means as per the data transferred by the bank, and you have been paid ordinary family pension at the rate rupees 9,000 per month, which is required to be revised as per OROP provisions. The issue has been acknowledged and will be resolved shortly. ये जवाब दिया गया था 18 दिसंबर 2024 को। अब इनका नकारापन देखिए, पीसीडीए स्पर्श का ये नकारापन देखिए, जिनका माइग्रेशन 2023 अगस्त में हुआ है, उनको दिसंबर 2024 में बोला जा रहा है, 1 साल से ऊपर लगभग 1.5 साल बाद ये बोला जा रहा है कि आपका जैसा सीपीपीसी से पेंशन आ रहा था वैसे ही उसी बेसिस पर, यानी कि एज इज बेसिस पर आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया, और उसी हिसाब से आपको आज भी 9,000 रुपए का बेसिक पेंशन मिल रहा है, जो ओआरओपी के हिसाब से रिवीजन होना है। ये लिखा है यहां पर कि रिवीजन होना है। आगे हम बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व कर देंगे, शॉर्टली आपका एक्नॉलेज करते हैं, आपका प्रॉब्लम को हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। अब ये जवाब दिए हुए भी लगभग 7 महीने हो चुके हैं। आप देखिए 18 दिसंबर का ये लेटर है, 7 महीने के आसपास हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पेंशनर को 9,000 रुपए ही फैमिली पेंशन मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं स्पर्श के अंदर बड़े फेरबदल की जरूरत है, इस बात को दर्शाता है। 2023 अगस्त में किसी पेंशनर का माइग्रेशन होता है और ये बहाना बना देना कि आपको तो सीपीपीसी में गलत मिल रहा था, इसीलिए अभी भी आपको जो है गलत ही मिल रहा है, आगे हम सही कर देंगे। 2 साल हो चुका है, लगभग 2 साल के बाद भी अगर पेंशनर का पेंशन को सही नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं स्पर्श के ऊपर, पीसीडीए के ऊपर बड़े सवाल खड़े होंगे, और ये सवाल हम खड़े करेंगे। और इस तरीके के सवाल हमेशा खड़े होते रहेंगे। जब जब इस तरीके के मुद्दे सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं पीसीडीए का और स्पर्श का नाकाबिलियत यहां पर साफ साफ झलक रहा है कि 2 साल पहले का केस को अभी तक भी रिजॉल्व नहीं किया गया, अभी तक भी ओआरओपी 3 का रिवीजन पेंशनर का नहीं किया गया, जबकि पेंशनर खुद, एक वृद्ध पेंशनर, एक फैमिली पेंशनर खुद गेट पास लेकर के दिसंबर 2024 में पीसीडीए तक पहुंच के आई थी, लेकिन फिर भी अभी भी उनका पेंशन का रिवीजन ना होना ओआरओपी के हिसाब से कहीं ना कहीं पीसीडीए के काम करने के तरीके और उनकी काबिलियत के ऊपर बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। लगभग 2 साल हो चुका है पेंशनर का, जिनका पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्पर्श के ऊपर बड़े सवाल हैं। क्या आप काम नहीं करते वहां बैठ करके, ऐसे ही बैठे रहते हैं? जितने भी इस तरीके के केसेस हैं जो 2-2 साल से पेंडिंग है, उनके ऊपर आप करते क्या हैं? जिनको आपने पर्सनली जवाब दे दिया, जो पेंशनर खुद विजिट किए थे वहां, उनका भी काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका
वहां पर इस तरीके का स्पर्श का सेल बनाने का, स्पर्श का काम करने का जो भी सेक्शन वहां बनाया होगा, उसका क्या काम है फिर? तो कहीं ना कहीं इन चीजों को संजीदगी से लेते हुए पीसीडीएस स्पर्श को ऐसे प्रॉब्लम्स जो है जल्दी से सॉल्यूशन कर देने चाहिए पेंशनर्स के, नहीं तो आपके ऊपर बड़े सवाल खड़े होते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।